नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ मधु काकरिया की कहानी चूहे को चूहा ही रहने दो। तो चलो कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा उनके जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आइए चर्चा कर लेते हैं। मधु काकरिया का जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम ध्यानचंद वारडिया, माता अक्षय देवी। इन्होंने निम्नलिखित विधाओं में रचना कार्य किया है, जैसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, सामाजिक विमर्श। इनको निम्नलिखित सम्मान भी मिले हैं, जैसे कथाक्रम सम्मान मिला है 2008 में, और रत्न देवी गोयनका ये सम्मान 2018 में, वाग्देवी सम्मान मिला है, और बिहारी पुरस्कार व मीरा स्मृति सम्मान 2019 में मिला है। इनके द्वारा लिखे उपन्यास, इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स और डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया है। उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए खुले आंगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार, और कहानी संग्रह में इनके हैं बीतते हुए, और अंत में ईशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, प्रतिनिध कहानी है, और 10 प्रतिनिध कहानियाँ, युद्ध और बुद्ध। सामाजिक विमर्श में आ जाइए, धरती अपनी धरती अपने लोग, यात्रा वृत्तांत में है बादलों में बारूद। इनको सम्मान मैंने बता दिया कि कौन कौन से सम्मान मिले हैं। तो चलो अब देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। यदि जिंदगी का मकसद जिंदगी के भेदों तक पहुंचना है तो यह कथा आपको कई भेद देगी, पर खुदा न खास्ता यदि आपकी सोच और दृष्टि की रेंज थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा जाए और कथा महज एक केंद्रीय कथा बनकर रह जाए, तो बहुत संभव है वह भेद किसी बालू की ढूह की तरह ही भरभरा कर ढह जाए। बहरहाल उम्मीद पर कहानी की दुनिया कायम है। तो किस्सा कोताह यह कि कहानी की शुरुआत में एक नायिका है जो हिमालय के संपूर्ण वैभव को पहली बार देख मचल उठी है। आज से पहले उसने इतना वैभव कभी नहीं देखा था। आसमान को छूती पर्वत श्रृंखलाएं, पाताल तक जाती घटाएं, चट्टानें, शिलाएं, नजरों की छोर तक किसी जादुई हरी चादर से ढकी सारी प्रकृति, नीचे कल कल बहती तिस्ता नदी, बीच में दुधिया बादलों को चीरकर निकली उसकी जीभ। उत्तेजना, आश्चर्य और खुशी के अतिरेक में वह चीख उठती, ओह कितना अद्भुत, कितना स्वप्निल, पूर्णम इदम, यही पूर्ण है। उसने चाहा हिमालय को सलामी देना। कभी अपने स्कूली दिनों में उसने हिमालय पर कुछ एक कविताएं पढ़ी थी। उसने उन्हें गुनगुनाने की चेष्टा की, मेरे नगबत मेरे विशाल, पर इसके आगे स्मृतियों ने उसका साथ नहीं दिया। अतीत के निगेटिव पॉजिटिव में नहीं बदल सके। अपनी अधूरी सलामी पर उसे खींच आई। फिर कुछ पंक्तियां दिमाग की फुनगी पर फुदकी, पर हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा के हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अपनी स्मृति के इस अंश के पुनर्जीवित होने पर वह मुस्कुरा पड़ी। दिमाग पर अब और जोर देने की बजाय उसने स्वयं को पूरी तरह हिमालय के हवाले कर दिया। अपने भीतर उसे पहली बार किसी खुदा का सा एहसास हुआ, जिसके प्रभाव में जैसे उसका पुराना चोला फट रहा था और अब वह नए सिरे से निर्मित होकर निकल रही थी, मुक्त और निर्भीक। और तभी उसकी तल्लीनता टूटी। पुत्र ने उसे झंझोड़ डाला, मम्मा हम सी टेबल से कितनी ऊंचाई पर हैं? क्या? वह बड़बड़ाई, भीतर से बाहर लौटी। इन महान क्षणों में
तो वह जैसे संबंधों के भी पार चली गई थी। भूल ही बैठी थी कि उसके साथ 9 वर्षीय उसका पुत्र भी है और बतौर बॉडीगार्ड उसके पति के ऑफिस का एक कर्मचारी भी है। बेटे, हम सी लेवल से 57 फीट की ऊंचाई पर हैं। हम अभी गैंगटॉक से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। किसने जवाब दिया इस प्रकार आंकड़ों सहित? उसने मुड़कर देखा। वह एक सैलानी था जिसकी झील सी गहरी खूबसूरत आंखें उसे देख मुस्कुरा पड़ी। आपका बेटा है? बहुत जिज्ञासु है। उसे टकराकर वह फिर आकाश और हिमालय की रहस्यमयता और विराटता में खो गई। पहाड़ों को काट काट कर बनाए गए थे घुमावदार रास्ते। यह ऊंचाई, यह गहराई इतनी विशाल कब से? सृष्टि के आरंभ से? ये चट्टानें किन्हीं भीमकाय जानवरों की हड्डियां जो कभी जीते जागते थे, उन्हीं की हड्डियों की परतें जो जमते जमते चट्टानें बन गईं। ऐसी ही क्या कई चट्टानें उसके भीतर नहीं? बेहतर है कुछ भी भीतर नहीं जमने दिया जाए। पहली बार उसने महसूस सा वह किसी भी आंतरिक भय से मुक्त थी और उन्हीं भयमुक्त के क्षणों में उसने अपने साथ आए पहली बार उसने महसूसा। कर्मचारी से निर्णायक स्वरों में कहा, आप गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड से वापस कोलकाता लौट जाएं। आगे की यात्रा मैं स्वयं कर लूँगी। पर मालिक का आदेश? मैं समझा दूँगी उन्हें। गैंगटॉक आते आते फिर परिदृश्य बदलने लगा था। ज्यों-ज्यों जीप ऊंचाई पर बढ़ती जा रही थी, धुंध बढ़ती जा रही थी। युवती ने आश्चर्य से देखा ऊपर की ओर। आसमान का टटका नीलापन किसी ने चुरा लिया था। आसमान सफ़ेद था, एकदम शुभ्र, धवल दूधिया बादलों से ढका हुआ। उसने नीचे घाटियों की ओर देखा। आश्चर्य, वहाँ भी कुछ नहीं था, सिर्फ दूधिया बादल। पूरा परिदृश्य पत्ता पत्ता बादलमय था। यहाँ ऊंचाई पर धरती आकाश नहीं, पहाड़ और आकाश मिलते हैं, बादल मिलवाता है उन्हें। युवती पुलकित थी। चित्रकार की उस अद्भुत कलाकृति ने उसकी समस्त इंद्रियों में सौंदर्य ही सौंदर्य भर दिया था। उसके भीतर अद्भुत विचार भरने लगे। यदि कोई हत्यारा देख ले आत्मा के कलुष को धो डालने वाला इस अलौकिक सौंदर्य को हिमालय के संपूर्ण वैभव के साथ, तो फिर कर पाएगा वह किसी की हत्या? उसके अवचेतन में अमेरिका और ओसामा बिन लादेन झांक गए। युद्ध, दंगे, महामारी, बम, भुखमरी, छीना झपटी, चोरी चकारी, हारी बीमारी के माहौल में ही पनपते हैं। हत्या जैसे विचार, काश इस सौंदर्य का कुछ भी अंश अपने साथ ले जा पाती वह। विचारों का सैलाब उसे अपने भीतर अलौकिक से पारलौकिक बनाने लगा था कि पुत्र ने फिर लंगी मारी। मम्मा, आज की शाम हम कहाँ चल रहे हैं? अंकल ने बताया है कि बस 15 मिनट में ही आने वाला है गैंगटॉक। पुत्र का उतावलापन। आज की शाम तो हम सिर्फ लोकल साइड सीन ही देख पाएंगे जनाब। झांगू लेक तो कल ही जा पाएंगे आप। पास ही बैठे सैलानी ने फिर उसका उद्धार किया। इस बार गर्दन को एक विशेष कोण पर मोड़कर उसने बड़ी बड़ी बादामी आंखें उस पर टिका दी। करीब 30-32 की उम्र का चमकता चेहरा, लंबा कद, बौद्धिक आंखें, खिलाड़ियों जैसा एक हरा बदन, लेलिन मार्का दाढ़ी, सब मिलाकर भारतीय और तिब्बती संस्कृति का मिला जुला आले दर्जे का रूप। यह बार बार मेरी प्रॉक्सी क्यों दे रहा है? युवती ने मन ही मन सोचा। यह युवती इस समय इतनी गहराई में क्या सोच रही है कि पुत्र तक से बेखबर है? युवक ने मन ही मन सोचा, पर प्रकट में दोनों चुप रहे। युवती ने अपने बिखरे बालों की लट जो उसके सामने आ गई थी उसे पीछे की ओर धकेला। युवक ने अपने पैंट की जेब से नीला रुमाल निकालकर उसे अपने चेहरे पर घुमाया। दोनों फिर हल्के से मुस्कुरा पड़े।
जीप की रफ्तार रफ्ता रफ्ता धीमी हो रही थी। ठोर ठोर पर धूप, क्रिसमस के पेड़ और सुंदर सुंदर छोटे छोटे होटल, कहीं कहीं अपनी परंपरागत पोशाक में सिक्किम युवतियाँ। युवती का पुत्र उमंग उमंग उमंगित हो चहचहाया, मम्मा, हम गैंगटॉक में आ गए हैं ना? युवती ने ड्राइवर से अनुरोध किया, आप हमें होटल 4 सीजन तक छोड़ दें। जी, वह तो रास्ते में ही नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। ठीक है, तो मैडम होटल 4 सीजन में ठहरी हैं। युवक ने मन ही मन सोचा। तभी उमंग बोल पड़ा, आप किस होटल में ठहरेंगे? अंकल, मैंने तो अभी तक कभी कहीं बुक ही नहीं करवाया है, देखे जहाँ जगह मिल जाए। युवक ने होठों को गोल करते हुए जवाब दिया। आप भी हम ही लोगों के साथ में आ जाइए ना, शायद वहाँ जगह मिल जाए। युवती ने भी सहमति में सुर मिलाया। हाँ, उमंग को भी आपकी कंपनी मिल जाएगी। होटल 4 सीजन सैलानी को वहीं एक कमरा मिल गया था। उमंग खुश। पौ 12 मम्मा से तो कहीं अच्छे श्रोता ये अंकल ही है। सुपर अंकल। अपने कमरे को देखकर उमंग फिर अपने अंकल की ओर चल दिया। देखें आपका कमरा कैसा है, बालकनी वाला? आपने देखा अंकल, यहाँ कहीं भी आपको पंखे नहीं दिखेंगे। और हाँ अंकल, मैंने अभी तक यहाँ कोई भी काला कौवा, कबूतर, चिड़िया और तितली नहीं देखी, ऊंचाई की वजह से ना। अंकल बस आधा घंटे में निकल चलते हैं। 4:30 बजे तक निकलें तो भी इधर उधर के साइड सीन्स तो देख ही लेंगे। चलिए किसी जीप वाले से बात कर लेते हैं। तुम अपनी मम्मा से पूछ लिया? पहली बार इस एक तरफा संवाद में उसने हिस्सा लिया। हाँ अंकल, मम्मा से पूछ आया हूँ। होटल मैनेजर के सहयोग से उमंग और सैलानी एक सांझी जीप कर लेते हैं। शाम, पहाड़ी इलाका, जहाँ सांझ के पूर्व सांझ गिर आती है। जीवन के सारे चिन्ह, सारे स्पंद 8 साढ़े 8 बजे तक सिमट जाते हैं। जीप ड्राइवर आगाह कर देता है, 6 बजे के बाद यहाँ सारे व्यू पॉइंट बंद हो जाते हैं मैडम। बारिश, दुर्गम, संकरे, घुमावदार रास्ते और अंधेरा, आवाजाही बंद हो जाती है। युवती फिर तल्लीन, सभी दबावों से मुक्त, अपने भीतर के उन तरंगों को पकड़ने में आत्मलीन जो ऐसे अवसरों पर उसके भीतर तरंगित हो उठती थी। कि तभी ड्राइवर की आवाज़ से तंद्रा भंग हुई उसकी। उतरिए, असेंबली हाउस आ गया है। ये देखिए, ये है गैंगटॉक का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट। इसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। जिन्हें मरना होता है यहीं से छलांग लगाते हैं वे। अरे सच बता रहा हूँ, कई लोगों ने छलांग लगाई है, तभी ना इसका नाम पड़ा है सुसाइड पॉइंट। क्या? युवती जैसे बिखर गई। इतने सर्वोत्तम सौंदर्य और जीवन आग्रही प्रकृति के बीच भी क्या कोई मरने की सोच सकता है? यहाँ तो मुर्दे भी जी उठे। ना गर्द, ना गंदगी, ना भूख, ना भिखारी, ना दंगा फसाद, ना महामारी, और ना ही कोलकाता की तरह सड़कों पर ही रिश्ती पिसती जीवन की हिचकियाँ लेती अधमरी अपाहिज मानवता। हे भगवान, ऐसी जगह भी सुसाइड? जाहिर है युवती इतने भव्य सौंदर्य और सुसाइड के बीच संगति नहीं बिठा पा रही थी। सुसाइड शब्द सुन युवक भी रोमांचित और विचारशील हो गया था। किसी दार्शनिक की तरह उसने कहा, कोई जरूर नहीं कि इतना सौंदर्य जीवन के प्रति राग ही पैदा करे, वह विराग भी तो पैदा कर सकता है। एक बार 2 मित्रों के साथ एक किसी अति भव्य रमणीय स्थल को देखा। पहला उसे देख पगला गया, सह नहीं कर पाया इतने भव्य सौंदर्य को। उसने वहीं से छलांग लगा ली। मुझे मेरा पर्याय मिल गया। अब इस दुनिया में मेरे लिए देखने लायक कुछ भी नहीं बचा। जबकि दूसरे मित्र ने उसी समय संकल्प लिया, हम अपने देश को भी इतना ही सुंदर बनाएंगे और उसके लिए मर मर कर जन्म लेंगे। तो मैडम, यह तो अपना अपना सोच और अपनी नज़रिया है।
चीज़ों को देखने का। युवक संतुष्ट था। पहली बार उसने युवती से कुछ प्रतिभाशाली वार्ता की थी। जीप फिर आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब युवती आत्मलीन नहीं होती। बीच बीच में कई दूसरे व्यू पॉइंट भी देखे उन्होंने, पर युवती के मन में विडंबना की शुरुआत जो हुई वह थमी नहीं। वह लगातार जीवन, मृत्यु और अमरत्व जैसे प्रश्नों पर विचार की जुगाली करती रही। और तभी उसके ख्यालों में कौंधा कि अभी कुछ ही दिन पहले उसने किसी स्थानीय खबर में पढ़ा था कि एक कलकत्ता वासी ने सिर्फ इस कारण आत्महत्या कर ली थी कि उसकी भतीजी की शादी में जाने का आमंत्रण नहीं मिला था। क्या यह जीवन का अपमान नहीं? उसने स्वयं से पूछा। जैसे जिंदगी नहीं कोई सिगरेट हो कि मन माफिक नहीं मिला तो बुझा दी। फिर स्वयं ही जवाब मिल गया उसे, पर रहस्यमय मन कौन पा सका है उसकी था। करीब आता होटल और उमंग की उतावली। मम्मा, इसी जीप वाले से झांगू लेक के लिए बात कर लो। जानती हो मम्मा, वहाँ एक दिन में 100 से अधिक जीपों के जाने की परमिशन नहीं है। जीप वाला हंस पड़ता है, एक खुरदरी हंसी। नंबर की चिंता नहीं है मुन्ना, फिक्र की बात तो यह है कि कल भी आज की तरह गहरा कुहासा मिला तो रास्तों को बंद कर दिया जा सकता है। मिलिट्री की परमिशन नहीं मिल सकती है। झांगू लेक का सारा इलाका डायरेक्ट मिलिट्री के कंट्रोल में है। क्या परमिशन नहीं मिल सकती? ओह नो, भगवान ऐसा ना करे। बड़ी मुद्दतों के बाद तो बना यह प्रोग्राम जो भी आते आते कैंसिल ही हो जाता, यदि उमंग भूख हड़ताल ही न कर बैठता। ठीक अंतिम दिन दिल्ली में कोई बड़ी पार्टी आ गई थी। उमंग के पिता ने तो प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया था। यह तो उमंग ही अड़ गया तो हारकर उन्होंने अपने स्टाफ को साथ भेजा। अब तो शायद जिंदगी भर ही नहीं आना हो गैंगटॉक। युवती एकदम मायूस होती थी। युवक उसे आश्वस्त करता, देखिए सब ठीक हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद। अलबेली सुबह, टुपुर टुपुर बारिश और मीठी खबर। मिलिट्री से सिग्नल मिल गया है, अब जा सकती हैं आप झांगू लेक। चेयर अप। शब्द में झड़ता उत्साह। सच? वह झूम उठी। सारी रात उठकर देखती रही थी बारिश को। चलिए इसी खुशी में इकट्ठे चाय पीते हैं। आइए अंदर आ जाइए। क्या? युवक का समीकरण पहली बार गड़बड़ाया। कहीं यह वह तो नहीं, साहसिक सौंदर्य के आवरण में लिपटी गंदी तृष्णा। उड़ते उड़ते बादलों की तरह आकर खबर दे देना एक बात है, पर इस प्रकार भोर के सन्नाटे में निपट पहाड़ी एकांत में अकेली महिला के साथ बंद कमरे में बिना किसी वजह यौवन के स्वप्न जगाती युवती और मध्यम वर्गीय संस्कार। युवक आसमान की ओर ताकने लगा, जैसे वहीं से मिलेगा कोई सिग्नल। युवती हंस दी, गुड़ की भेली सी मीठी हंसी। भीतर आ जाइए, उमंग को भी उठा देती हूँ। उमंग उठो, देखो अंकल आए हैं, कितनी अच्छी खबर लाए हैं। झांगू लेक के लिए परमिशन मिल गया है। उमंग कुरमुनाया, मिल गया परमिशन? जैसे उमंग नहीं, दोनों के बीच कोई सेफ्टी बल्ब जल उठा हो। आधे घंटे के भीतर ही जब तीनों तैयार होकर इकट्ठे होटल के बाहर निकले तो जाने क्यों रिसेप्शन पर कमरे की चाबी जमा करते वक्त युवक को लगा जैसे वहाँ होटल का स्टाफ नहीं, आंखें ही आंखें हों चहुओर। बढ़ती जीप झांगू लेक की ओर निरंतर ऊंचाई पर होते जाने के एहसास से पुलकित, रोमांचित और उत्तेजित युवती, दोनों पर्वत श्रृंखलाओं और कांटा रास्ते के बीच दौड़ती जीप और बीच बीच में ऊपर से गिरते पहाड़ी झरने,
युवती ने ऐसे चित्र अभी तक सिर्फ कैलेंडर में ही देखे थे। आज इन्हें साक्षात देख वह विस्मित थी। ओफ! जिसने प्रकृति का वैभव नहीं देखा वह सबसे दरिद्र। लेकिन उससे विपरीत मना स्थिति उमंग की। ड्राइवर और रास्तों की तरफ देखते ही वह किसी जानवर की तरह भयभीत हो जाता। इतना कुहासा, इंच भर भी जीप इधर उधर हुई नहीं कि सीधा खाई में। युवक ने उसे भयमुक्त करना चाहा। ये ड्राइवर काफ़ी ट्रेंड हैं। ये आंखें मूंद कर भी चलाएं तो ठीक पहुंचा देंगे। इनकी चिंता छोड़ो और जस्ट एंजॉय। यदि जीवित बचूंगा तभी ना एंजॉय करूंगा। उमंग किसी भी प्रकार सामान्य नहीं हो पा रहा था। हंस दिया युवक। बाप रे, धरती से उगा नहीं और पहाड़ जैसी चिंता। युवक ने युवती की ओर देखा। वह उड़ते बादलों और बहते झरनों की दुनिया में थी। जैसे इन झरनों ने उसकी जिंदगी के सबसे हसीन ख्वाब को अंजाम दे दिया हो। युवक ने आखिरकार क्षण दुर्घटना का गणित साधते उमंग का ध्यान उन आकर्षक चेतावनियों की ओर खींचा जो जगह जगह पर ड्राइवर को आगाह करने के लिए लिख दी गई थी। नजर हटी कि दुर्घटना घटी। बी मिस्टर लेट, देन लेट मिस्टर, ड्रिंक ए ड्राइव एंड यू वॉन्ट सर्वाइव, 3 ways to achieve God, लिकर स्पीड एंड आवर लॉर्ड। तरह तरह की काव्यात्मक चेतावनियों को पढ़ते मजा आने लगा था उमंग को। और इन चेतावनियों को पढ़ते ही पढ़ते जाने कब वे झांगू लेक पहुंच गए थे। झांगू लेक सभी सैलानी अपने कैमरा निकाल आसपास के सौंदर्य को उसमें कैद करने में मशगूल हो रहे थे। पर उमंग फिर बिफर पड़ा था। मम्मा, आपने तो कहा था कि यहाँ सब कुछ बर्फ से ढका मिलेगा, पर यहाँ तो सब हरा है। बर्फ इक्की दुक्की जगह है। बर्फ देखनी हो तो आप फरवरी मार्च के आसपास आइए मुन्ना बाबू। इस जून के महीने में सारी बर्फ गल जाती है। फिर भी ऊपर बाबा के मंदिर के पास जरूर बर्फ मिल जाएगी। ड्राइवर ने मायूसी से बचाना चाहा। तो क्या अभी और ऊपर चलना है? उमंग फिर चहक पड़ा। हाँ, ऊपर बाबा का मंदिर है। बाबा का मंदिर? वह क्या? युवती के पास के खड़े आर्मी जवान से पूछा। आर्मी जवान? हाँ, बाबा का मंदिर दरअसल स्वर्गीय आर्मी मेजर हरभजन सिंह की स्मृति में बना है मंदिर है। एक बार वे अपनी बटालियन को लीड कर रहे थे कि बर्फ में उनका पांव फिसल गया था और वे वहीं दब गए थे। उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिल रही पाई थी। बाद में कई बार वे अपने कुलिंग के स्वप्न में दिखाई दिए। स्वप्न में ही उन्होंने उससे कहा, मैं इन्हीं बर्फ में दबा पड़ा हूँ। तुम मेरा एक काम करो, मेरी स्मृति में एक छोटा सा देवघर बनवा दो, नहीं तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बाद में उनके लिए वहीं पर एक देवालय बनवा दिया गया जहां उनकी तस्वीर और सामान स्मृत स्वरूप सजा दिया गया। उसके बाद फिर वे अपने कुली को कभी नहीं दिखाई पड़े। जी, हमारा तो विश्वास है कि बाबा यहीं हमारे आसपास ही हैं। आज भी इन्फेंट्री के दिन उनकी स्मृति में एक आयोजन होता है। जाते वक्त जब जीप में आर्मी अफसर बैठते हैं तो स्टीयरिंग वाली सीट अपने आप हिलने लगती है। बाबा आदर्श रूप से तब उपस्थित रहते हैं हमारे बीच। शब्द शब्द भक्तिभाव और आस्था में तरबतर था फौजी का जवान। रोमांचित युवती रोमांचित होती है यह कथा सुनकर। युवक से कहती है कि आपको लगता है हरभजन बाबा की आत्मा सचमुच इन पहाड़ों में है? जो भी कहिए, तमाम वैज्ञानिक और एटॉमिक उपलब्धियों के बावजूद भारत की सच्ची तस्वीर यही है कि सहज विश्वास आत्माओं में, पुनर्जन्म में, स्वप्न में, किंवदंतियों में, अंधविश्वास में, चमत्कारों में, धार्मिक आस्थाओं में देख नहीं रही। आप कितनी ऊंचाई पर भी बुद्धिस्ट लोगों की इन पताकाओं को जरूर अपनी किन्हीं मुरादों के लिए भी फहराई गई होंगी ये पताकाएं। जब जवाब सुनकर युवती प्रभावित। उमंग और युवक कैमरे लिए चतुर्दिक बिखरी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लगे।
और युवती घूम घूम कर बाबा के मंदिर की लोक आस्थाओं का जायजा लेती रही। बाद में उतरते वक्त देखा था, युवती ने प्रायः हर एक जीप वाले ने अपनी जीप में हरभजन सिंह बाबा की छोटी सी माला पहनाई तस्वीर अपने सामने लगा रखी थी। ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य, देह, आत्मा के पारंपरिक संबंधों पर सोचते हुए युवती फिर दासनी की तरह किसी परम तत्व के अन्वेषण में खो जाती है कि उमंग झंझोड़ता है। देखो मम्मा, कितने सारे फौजी जवान। हाँ बेटे, ये बर्फीले तूफानों को झेलते हैं जिससे हम चैन की नींद सो सकें। इनका अभिवादन करो। उमंग चाव से हाथ हिला हिलाकर सबका अभिवादन करता है। जवान भी तत्परता से हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं। युवती रोमांचित हो उठती है। एक ही देश, एक ही धरती, एक ही यौन में जन्म लेने का रिश्ता कितना गाढ़ा होता है, तुम धीरे धीरे समझोगे उमंग, और तुम भी सैलानी। यात्रा समाप्त। होटल। जीप से उतरकर युवक ज्यों ही अपने कमरे की दिशा की ओर अग्रसर हुआ, युवती ने उसे रोक दिया। आंखों में अपूर्व अनुराग और आमंत्रण। हमारे साथ ही चलिए, इकट्ठे डिनर ले लेंगे। 2 थालियां मंगवा लेंगे, तीनों का हो जाएगा। शब्द शब्द चाशनी में तर। युवक फिर चौंका। यह दूसरी बार था कि एकांत होते ही युवती ने फिर उसके करीब आना चाहा। हल्की हल्की विचार तरंगे मन में थपेड़े लगाने लगी। गंभीर अभिजात और बौद्धिकता का लबादा ओढ़े ये कहीं निम्फोमैनिक तो नहीं, बदचलन तो नहीं। 32 वर्ष का उसका अनुभव, अभी तक कोई इस कदर अब इतने अल्पकाल में इस पर आसक्त नहीं हुई। फिर यह विवाहित माँ नहीं, वे बेख्वाब मन में ख्वाब जगाता या आमंत्रण साधारण नहीं, यह तो प्रलय पूर्व नक्षत्रों द्वारा अपनी अपनी परिधियों का सीमा अतिक्रमण हुआ। असमंजस में उड़ते हुए कुछ लम्हे, सौंदर्य और संस्कार, यौवन की पुकार और नैतिकता के बीच पाखुरी पाखुरी बिखरा मन कि तभी युवती ने निर्द्वंद होकर बिल्कुल सहजता से कहा, आज की शाम को अविस्मरणीय बना देते हैं। शेर शायरी और कविताएं तो आपको आती ही होंगी। हाँ, कॉलेज के दिनों में कभी कभार गा लिया करते थे। तो आज की शाम शायरियों के नाम। युवक वहीं जम गया, जैसे किसी पर अदृश्य रिमोट के विचार शून्य कर फ्रीज कर दिया हो उसे। दूरदर्शन, विश्व कप, फुटबॉल, पूरी तरह मशगूल उमंग। कॉलबेल बैरा। बैरे को देखकर युवक फिर सिटपिटा गया। भीतर फड़फड़ाहट हुई। क्या पसंद है आपको? कुछ भी, सब चलेगा। जो पसंद हो उमंग को मंगवा लीजिए। अंकल, आपने नोट किया, यहाँ खुली चाय के ऊपर भी पपड़ी नहीं जमती। अंकल, यहाँ की विशेष डिश मोमो खाई आपने? उमंग और युवक ही बतियाते रहे। युवती लगभग खामोश रही और खाने के बाद बिना किसी बातचीत के बाहर बालकनी में चली गई। थोड़ी देर अखरा युवक को युवती का यह विचित्रता भरा व्यवहार, अनुग्रहपूर्वक बुलाना और फिर आई केयर डैम वाला एटीट्यूड। थोड़ी देर वह अनमयस्क सा बैठा रहा और फिर अपने सिकुड़े हुए आत्मविश्वास के साथ वह भी बालकनी में खड़ा हो गया। युवती दत्तचित होकर रेलिंग से कोहनी टिकाए निचली तराइयों में बसे जीवन को, छोटे छोटे लकड़ी के घरों को, रात को निविड़ अंधकार में तारों से झिलमिलाती रोशनी की झालर को हेरड़ी सी चकित होकर आपलक देख रही थी, जैसे वह रोशनी की झालर नहीं, जीवन का उजाला हो। युवक को युवती थोड़ी रहस्यमयी लगी। आप सचमुच प्रकृति की दीवानी हैं। खामोशी की बर्फ तोड़ी उसने आखिरकार। क्या आप नहीं? मैं हर उस चीज का दीवाना हूँ जो खूबसूरत है। सच? अपनी खूबसूरत बादामी आंखों को युवक पर गड़ाती वह उसके करीब आई और देखते ही देखते उन विशाल पनीली आंखों में गुलाबी डोरे खिंच गए।
जिन्हें देख युवक को लगा अब युवती किसी खतरनाक जोन में बदल चुकी है, और जानने किस आदिम और अपराजित शक्ति से वशीभूत होकर उसने युवक के कंधों का हल्का सा स्पर्श किया। जाने उसके हाथों के स्पर्श में क्या था कि युवती की आंखों का रंग देखते ही देखते बदल गया। अब वहाँ गुलाबी रंग नहीं, वेदना की कोई गहरी झील झिलमिला रही थी। युवक फिर अस्वस्थ हो गया था। नहीं, इन आंखों में वैसी कोई भूख नहीं, तो फिर कैसी याचना है इन आंखों में। उसने फिर ताका। युवक की ओर क्षण भर के लिए दो छवियां दोनों के भीतर उतरी, कुछ भाव संप्रेषण हुआ कि तब क्षणों का For that, you'll need to connect to a Wi-Fi network or तभी install a उन SIM क्षणों card का first. तभी उन क्षणों का महाभाव एकाएक किसी सूखी टहनी के साथ तड़क गया। उमंग ने उसी समय ढेर सारी उल्टी कर दी, भयंकर दुर्गंध वाली बदहजमी की उल्टी। पहली उल्टी 10 मिनट बाद, फिर दूसरी उल्टी। क्षणांश में युवती का कायंत्रण किसी चुस्त दुरुस्त नर्स के रूम में हो गया। उसने सब कुछ किया जो उस क्षणों में जरूरी था। बेटे को सहलाना, पोंछना, कपड़े बदलना, बाथरूम साफ करना। अपने पास के मेडिकल बैग में से उसने कुछ दवाइयाँ ढूंढी, पर वहाँ भी दवाई नहीं मिली। इसी बीच उमंग ने फिर एक उल्टी। घबराकर उसने कॉल बेल बजाकर बेरे को बुलाया। उसे जबरदस्त उल्टियाँ हो रही थी। आप जैसे भी हो मुझे डॉमस्टॉल टैबलेट ला दीजिए। घबराने की कोई बात नहीं, इसने ज़रूर झांगू लेक को जूठा किया होगा। झांगू लेक को जो भी जूठा करेगा, पहाड़ की देवी उसे उसी प्रकार सजा देती हैं। भरपूर पहाड़ी विश्वास और आस्था के साथ जवाब दिया उसने। उमंग उत्तेजित हो उठा। नहीं, मैंने झांगू को जूठा नहीं किया। मैं तो करीब तक भी नहीं गया, बस दूर दूर से देखता रहा उसे। उमंग को शांत कर युवती फिर बैरे से दवाई लाने का आग्रह करती। दवाई तो अब नीचे ही मिलेगी, यहाँ तो 8 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। पर इतनी बारिश, यदि पुलिस के नीचे जाने से रोक दिया तो आप चिंता नहीं करें, झांगू लेक को दोष पहुँचा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैं उसे चाय और नमक का घोल बनाकर देता हूँ, उल्टी रुक जाएगी। बैरेज के जाते ही युवती का शहरी मन फिर आशंकित हो उठा। अजनबी पहाड़ियाँ, दुर्गम बंद रास्ते, बारिश, रात की उल्टियाँ नहीं रुकी तो उसके पिता तो चीर ही देंगे। ऑफिस के स्टाफ को भी मैंने विदा मन ही मन सारे देवी देवताओं को गुहारते हुए उमंग को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया और दम साधे घड़ी की टिक टिक की ओर देखती रही। 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, अंतिम उल्टी 10:13 पर हुई। क्षण क्षण गणित साधती वह, फिर गणित गड़बड़ा गया उसका। उमंग ने फिर से 2 बार उल्टी की, इस बार अन्न की नहीं, खालिस पानी। हे भगवान, इतना पानी निकल गया, कहीं डिहाइड्रेशन हो जाए। उमंग के सिरहाने बैठकर वह उसके माथे पर यूं हाथ फेरने लगी जैसे अपनी सारी शक्ति उसके भीतर उड़ेल देना चाहती। रह रहकर बैरे की आवाज़ कान में गूंजने लगी। सारे रास्ते बंद। युवक भी, जो इस बीच आसपास डॉक्टर की खोज में निकल पड़ा था, वापस आ गया। पुलिस के नीचे जाने से रोक दिए, रास्ते बंद हैं। इस बीच बैरे ने आकर उसे डॉमस्टॉल टैबलेट पकड़ाई। दूसरे होटल के किसी टूरिस्ट के पास से लाया हूँ। मिल गई टैबलेट। एक छोटी सी टैबलेट को देखकर युवती यूँ खुश हुई जैसे उन क्षणों कोई देवता मिल गया हो, मानवीय पीड़ा से मुक्त का देवता। उमंग, दवाई लो, अब चिंता की बात नहीं है, अब दवाई काम करेगी। दवाई देकर ही थोड़ी अस्वस्थ हुई और उन ढीले पड़ते तनावपूर्ण क्षणों में हठात युवती की विस्मृति दृष्टि चेतना में कौंधा। इतने फौजी जवान देखे उसने, कैसे माएँ भेजती होती होंगी इन्हें मोर्चे पर।
कहाँ से लाती होंगी वह जिगरा। भीतर कुछ पिघला और उसने सोए हुए उमंग के सिर पर हाथ फेरा। युवती एक निगाह घड़ी पर, एक उमंग पर, हिलता सीना उमंग का। बत्ती बुझा दी उसने, नाइट लैम्प जला दिया। 10-20 मिनट, 25 मिनट, क्षण क्षण एक युग जैसे बीता। अब अस्वस्थ हुई युवती। नींद की नदी में धीरे धीरे हिचकोले खा रहा है उमंग। कृतज्ञता में फिर हाथ जुड़ गए। राहत की सांस ली उसने, जैसे किसी गहरी दमघोंटू सुरंग से निकली हो। युवक भी मुस्कुराया, धीरे से फुसफुसाया, अब चिंता की कोई बात नहीं, नींद आ गई है, अब सुबह ही उठेगा। सघन सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक। 5-6 मिनट निस्तंभ खामोश बैठ गए। अब युवक उठ खड़ा हुआ। अब आप बेफिक्र रहिए, आराम कीजिए, मैं भी अब चलूं। दिलों में दूर न जाओ, बहुत उदास है रात, सितारे सामने आओ, बहुत उदास है रात। उमंग की बदहजमी से जो प्रेम कथा अल्पकाल के लिए नेपथ्य में चली गई, झमाझम रात में वह अब फिर दृश्य पटल पर उभरने लगी। खड़े होते युवक को देख युवती का दिमागी चैनल तत्परता से बदला। वह करीब आई, उस जादू भरे धुंधलके में अपना जनाना जादू का भरपूर इस्तेमाल करते हुए युवक की आंखों में झांका। उसने, रुक जाइए, पता नहीं फिर कब आपकी दरकार पड़ जाए। शब्द शब्द सोमरस से पगा हुआ। दरकार। युवक की सतही चेतना ने उसे सावधान करना चाहा, पर उन्हीं क्षणों भीतर की गहरी अंतर्धारा में जैसे एक और आवाज निकली, बह जाने दो अपने को यौवन, प्रेम और जीवन के इस आदिम राग में। छोटी खामोशी, सोच की धूप छांव। उसने पलटकर फिर देखा युवक को, जैसे औरत के भीतर औरत खोजने की आखिरी चेष्टा कर रहा हो, पर उन आंखों में उसे कामुकता नहीं वरन पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ दिखा। क्या व्यक्ति वही विश्वास करता है जो वह विश्वास करना चाहता है? युवक फिर ठिठक गया, जैसे किसी मंत्र की शक्ति ने उसे वही जमा दिया हो और यौवन की उस धारा में बह जाने को प्रेरित कर रहा हो। युवती अब बाथरूम में। 10 मिनट की अधीर प्रतीक्षा, आदिम राग सा बजता हुआ युवक के भीतर। और जब वह निकली बाथरूम से, तो युवक को लगा जैसे उस जादुई लाल गुलाबी से धुंधलके में वह किसी आदिम युग में पहुंच गया हो और उसके सामने अजंता की गुफा में कोई अप्सरा निकल रही हो। देह की भाषा बोलती हुई मादकता की दीपशिखा सी लहराती, मंथर मंथर गति से आगे बढ़ती हुई। मौसम अब बदल गया था। वासना, प्रेम, सत्य, असत्य सब घुल मिल गए थे। खुशबू और ताजगी के झोंकों के साथ स्वप्न और यथार्थ की तरह एक छाया उसके करीब आई और उसके कंधों पर झुक गई। युवक के विचार उलट पलटे। देह ही जीवन का सबसे ठोस सत्य, पहला यथार्थ। सम्मोहित होकर उसने युवती का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया, साथ ही भीतर की गहराई में एक क्षण सोच भी ऊपर उठा। कौन विश्वास करेगा, किसी पहाड़ी रात में किसी खूबसूरत युवती ने इस प्रकार उसे आमंत्रित किया था। मैंने तो अभी तक यही नहीं जाना था कि महान परंपराओं और इतिहास वाले इस प्राचीन देश की हिंदुस्तानी औरतें सेक्स के मामले में पति तक को आगे बढ़कर आमंत्रित नहीं करती, गैर उन्हें छू तक नहीं सकते। क्या हिंदुस्तानी औरत प्रगति पर है या यह विजय मेरे पुरुषार्थ की है? बहरहाल बेचारों की उन छोटी छोटी तरंगों को जल कड़ों सा झाड़ते हुए उसने शुरुआती झिझक के बाद काम की उस साकार प्रतिमा को आहिस्ता आहिस्ता छुआ, फिर धीरे धीरे चूमना शुरू कर दिया। दुनिया की सारी प्रेम कथाएं, लोक कथाएं, परिकथाएं, जात कथाएं इस रहस्य रोमांच कथा के सामने फीकी थी। आवेग, मादकता, उजास, उम्मीद, स्वप्न और यौवन की उच्च संकलता के 100 सूर्य वहां जगमगा रहे थे। पी लो मधु का प्याला, इसके कड़कड़ में है ज्वाला। कामनाओं के पुरुष बाण फेंकती युवती
और अपने मध्यम वर्गीय जड़ संस्कार की केंचुल को एक एक कर उखाड़ फेंकता युवक। दोनों अब मधुचंद्रिका की उस मिलन यामिनी में मधुमती की भूमिका में थे। जिंदगी के विरल और दिव्य मधु को चेसक चसक चसक पीता युवक। बीच बीच में जब युवती को किसी गंदे चिथड़े की तरह पति का ख्याल आता, वह युवक को कसकर अपने आगोश में ले लेती। वह पर क्षणों में उसकी आंखें विशेष रूप से चमकने लगती। युवक के दर्प से मुस्कुरा उठता, आई कैम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। एक खूबसूरत जिस्म ही नहीं, खूबसूरत दिमाग भी उसके आगोश में था। जिंदगी उन लम्हों में पूरी उदारता से यौवन, उन्माद और राग की चांदनी बिखेर रही थी। युवती के शरीर और सम्मोहन की अतल गहराइयों में डूबता जा रहा था युवक। बेखुदी, तल्लीनता और तन्मयता के खामोश क्षण, स्वप्न और यथार्थ के समागम के क्षण। और ठीक जब युवक चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर होता हुआ स्वयं को संसार का सबसे सुखी और वैभवशाली व्यक्ति समझ रहा था, तभी एक झटके से युवती ने उसे ऐन्द्रिक जाल से स्वयं को मुक्त किया। सेज को छोड़कर वह उठ खड़ी हुई थी, जैसे अब वह सेज नहीं कोई सरस या हो। दो खूबसूरत जिस्मों का कोई पुल बनते बनते टूट गया। युवक स्तब्ध, भौचक, प्रवंचित, यह उसका साफ रिजेक्शन था। एक गुलाबी प्रेम कहानी के असमय अवसान पर वह अचंभित था, अपमानित भी। अपनी गर्माती और बेकाबू देह पर वीरतापूर्वक काबू पाते हुए उसने हैरत और अग्निय दृष्टि से युवती की ओर ताका। बोलते बोलते उसकी आवाज़ कँप-कँपा गई। या क्या वासना की लहर, देह का ताप और मन की मौज ने यहीं तक साथ दिया तुम्हारा? तुम्हारी इस लीला पर तो ईश्वर भी चकित रह जाए। मैं तुम्हें आमंत्रण देने नहीं गया था, फिर तुमने क्यों किया ऐसा, बताओ? युवती चुप। युवक ने फिर झकझोरा उसे। कुछ समय पूर्व का प्रेम अब एक बिखरे हुए साँड़ में तब्दील हो चुका था। चेहरे पर अधबरसे बादलों का घटाटोप छा गया था। बताओ, हम पहले गलत थे या अब गलत हैं? यदि हम पहले गलत थे तो तुम आगे क्यों बढ़ी? यदि हम अब पहले गलत नहीं थे तो अब गलत कैसे हो गए? इस पूरे प्रकरण की तुम ही सब कुछ थी निर्देशिका, सूत्रधार। युवती चुप, एकदम जड़। युवक ने फिर झंझोड़ा उसे। मैं शरीफ हूँ, नारी की इज्जत भी करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। लेकिन अपने इस प्रश्न का जवाब लिए बगैर हिलूंगा भी नहीं यहाँ से, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे हैरतअंगेज प्रश्न है। जवाब आया, शब्द शब्द हिमखंड, रेशा रेशा तटस्थ और वस्तुपरक। हम न पहले गलत थे न अब गलत हैं, बस इससे आगे बढ़ना मेरे एजेंडे में नहीं था। क्या? युवक ने जैसे नंगा तार छू लिया था। या खुदा, इस दुनिया में भी फिक्सिंग? हाँ, आज की रात, यह रात आकाशात्मक नहीं थी। मैं इसके मेघखंड मेरे अवचेतन में जाने कितने वर्षों से खंड खंड एकत्रित हो रहे थे। आज की रात मेरे प्रतिशोध की रात थी। प्रतिशोध? या कैसा प्रतिशोध? किससे प्रतिशोध? अपनी ही काया के कुंभ में दूसरों को नहलाकर, अपने को गिराकर? या कैसा प्रतिशोध लिया तुमने? घबराओ नहीं, यह प्रतिशोध मैंने तुमसे नहीं, अपने पति से लिया है। और यह प्रतिशोध तो उसी प्रकार लिया जा सकता था जिस प्रकार बिना जल में कूदे तैरा नहीं जा सकता। उसी प्रकार बिना देह से गुजरे यह प्रतिशोध भी नहीं लिया जा सकता था। रही बात अपने को गिराने की, सो मैं नहीं मानती कि मैंने स्वयं को गिराया है, क्योंकि वह मेरी वासना नहीं, प्रतिशोध की अग्नि थी। उसकी ज्वाला में मैं धधक रही थी। नैतिकता, सच्चरित्रता और पवित्रता, ये सारे सत्य मुक्तात्मा पर लागू होते हैं। जीवन की स्वाभाविक मांग और मांग को ठुकराकर कोई भी सत्य हासिल नहीं किया जा सकता है। और पवित्रता, वह हंस पड़ी। पवित्रता जैसे संदिग्ध पदार्थ के लिए
क्या प्रतिशोध जैसी शक्तिशाली भावना की आहुति दी जा सकती है? इस प्रतिशोध में भी जीवन के कुछ मूल्य और नारी बोध जुड़ा हुआ था, पर तुम इसे नहीं समझ सकोगे। क्या मतलब? युवक कुछ समझ न पाया, वह थोड़ा कच्चा पड़ा। भगवान के लिए मुझे साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ, तुमने क्यों किया ऐसा? टेबल पर रखे शॉल से स्वयं को अच्छी तरह ढाँप कर जमीन की ओर देखते हुए धीमे धीमे सुरों में कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी के विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाना चाहती, पर एक घटना भर सुना सकती हूँ। तुम खुद समझ जाओगे कि मैंने ऐसा प्रतिशोध क्यों लिया। मेरे पति ने मेरी देह की जमीन पर ऐसी हदबंदी कर दी थी, ऐसे कटीले बाण डाल रखे थे कि मैं किसी हम उम्र इंसान से बात करने तक तरस जाती थी। इंसान, ओह कितना जानदार और शानदार शब्द है। मेरा बस चले तो संसार में सारे सुंदर इंसानों से घुलो मिलो, उसके विचार जानूं, पर जिंदगी में इस शब्द की कोई अहमियत नहीं थी। मैं हर मौसम में बंधनी थी, रोम के गुलामों से भी बदतर। एक बार मैंने अपने छोटे भाई के मित्र के सामने हिम्मत करके हाथ मिलाया तो पति ने उसके जाने के बाद दीवार पर मेरे हाथों को रगड़ दिया, जिससे उसका स्पर्श मिट जाए। आज स्वयं को एक सीमा तक किसी गैर मर्द के हवाले करके मैंने अपने उसी अपमान का बदला ले लिया। मुझे संतोष है कि मैं अब वह नहीं रही जिसकी परम पाकीज़ा जो वह समझता है कि मैं हूँ। जानते हो, बहुत पहले मैंने एक विदेशी कहानी पढ़ी थी जिसमें एक पत्नी ने अपनी पति की मृत्यु के पश्चात उसकी आंखों को विज्ञान की सहायता से किसी कृत्रिम मस्तिष्क से जुड़वाकर अपने टेबल पर रखवाती है, और एक एक करके वह वे सब काम करती है जिसके लिए उसके जीवन काल में उसका पति उसे रोकता था, और जिसके लिए उसे अपनी पत्नी को हिदायत दे रखी थी कि उन आदेशों का वह मृत्यु उपरांत पालन करे। मृत पति की लाचार आंखें बस देखती रहती थी कि जिन दिनों मैंने यह कहानी पढ़ी थी मुझे यह फांतासी भर लगी थी, पर आज समझ गई हूँ ये कहानियाँ नहीं, हाड़मास की जिंदगियों के जीवित दस्तावेज हैं जो कालांतर में कहानियाँ बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जीवित जानवरों की हड्डियों और मांस कालांतर में चट्टान बन गए हैं। शब्द आक्रोश से तरबतर था युवती का। युवक को लगा युवती के व्यक्तित्व का आखिरी और अदृश्य घूंघट अब उलट गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रात की घटना से वह स्वयं को प्रवंचित महसूस से या शर्मिंदा, पर उसने साफ साफ महसूस था उसकी संवेदना के कुछ तार अनायास ही युवती से जुड़ गए थे। अब उसे चला जाना था, क्योंकि युवती का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था और अपनी सारी रोमांटिक जीवंतता का जाल उसने पूरी तरह समेट लिया था। पर युवक था कि जाने की मानसिकता नहीं बना पा रहा था। किसी न किसी बहाने टूटे हुए तिलस्म में वह थोड़ी देर और गुजार लेना चाहता था। उस चेहरे को जिंदगी भर के लिए वह अपनी आंखों में भर लेना चाहता था। जाने का उपक्रम करते करते फिर पूछा उसने, बस अंतिम प्रश्न, क्या तुम अपने पति को अपने इस प्रतिशोध के बारे में बताओगी? युवती विद्रूपता से हंस पड़ी। शायद हाँ, शायद नहीं, पर यदि नहीं भी बताया तो क्या हर्ज? लेट माउस बी ए माउस, चूहे को चूहा ही रहने दो। सुबह युवती होटल छोड़कर जा चुकी थी। युवक भी निकलने की तैयारी कर रहा था। एक मनोरम यात्रा का बेचैन और अधूरा अंत होने जा रहा था। युवक की अचेतना में पूरी तरह युवती और उदासी की धुंध सी छाई हुई थी। एकाएक उसके दिमाग में आया, जीप में और भी एक दो युवक थे। फिर युवती ने अपने प्रतिशोध के लिए उसे ही क्यों इस्तेमाल किया? क्या उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था? वह तुरंत बालकनी की ओर लपका कि युवती दिख जाए तो यह आखिरी सवाल भी उससे पूछ ही डालो। उसका विश्वास था कि युवती अवश्य ही इसे जवाब देगी, पर तब तक युवती की जीप रवाना हो चुकी थी। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।